एवरीवन। तो देखिए, जैसा कि पिछले क्लासेस में हमने सिलेंडर के बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा था और यह देखा था कि सिलेंडर के अंदर वाली जो पॉइंट होती है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू रेडियस या सिंपली कर सकते हो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी और बाहर में क्या थी, वह डिक्रीज कर रही थी। यानी कि अंदर में रेडियस के डायरेक्टली और बाहर में 1/r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी और उसका ग्राफ आ चुका था। तो देखिए, कुछ कुछ बातें हैं कि धीरे धीरे हम लोग आपको आपके लिए जैसे पढ़ाई आपको एक बर्डन ना लगे तो बीच बीच में हम थोड़ा आपसे और ज्यादा फेमिलियर हो जाएंगे। और थोड़ा सा एक प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत लोगों को लगता होगा कि बहुत टफ है या जो भी चीजें, बट देखिए उन सारी चीजों से निराश नहीं होनी है, क्योंकि आपका कंपटीशन आप सोचते हो कि हम हल्का हल्का पढ़ के या साधारण पढ़ के कुछ कर लेंगे, तो ऐसा मत सोचो। मार्केट में बहुत कंपटीशन बहुत टफ है। आप ही के 12th में पढ़ने वाले बच्चे ये सारी चीजें जानते हैं और आप छोटी छोटी चीजें पढ़ रहे हो। तो अगर आप चाहते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना, आगे जाना, तो आपको मेहनत तो करनी होगी, समय तो देना होगा। और 12th ही एक बेस है, यहीं से आपकी जिंदगी डिसाइड हो जाएगी कि आप कहाँ जाने वाले हो। और एक बार जो पीछे चला जाता है वो बहुत मेहनत करने का, क्योंकि आदत लग जाएगी ना, आपको पीछे चले जाओगे और लास्टली आप कुछ अच्छा शायद नहीं कर पाओ। हाँ, ये चीज है कि जिंदगी में जब जागो तभी सवेरा होती है। तो ठीक है, देखिए हमारा बस यही कहना है कि आपका बीता हुआ कल कितना ही बुरा हो, आपका बीता हुआ कल कितना भी बुरा हो, आप जब चाहो तभी से फिर से शुरुआत कर सकते हो। मतलब आप जब जागो तभी सवेरा हो सकती है। और आपको हम बस यही बोलना चाह रहे हैं कि आप फिर से मेहनत करना शुरू कीजिए, पढ़ाई कीजिए अच्छे से, और जो भी कंटेंट आपको मिल रही है इस पे पढ़िए, और जहां से भी आपको अच्छी अच्छी नॉलेज मिल रही है लीजिए, क्योंकि यदि आपके पास नॉलेज होगी तभी जाकर के आपका कोई ना कोई अच्छा एग्जाम निकलेगा। और एक बार अच्छी जगह चले जाओगे, अच्छे लोगों के बीच चले जाओगे, तो जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी और आप भी कुछ अच्छा कर पाओगे। चलिए ठीक है, और आज हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का, और देखिए बीच बीच में हम आपके लिए सॉन्ग और जो शायरी होती है वो सारी मोटिवेशनल शायरी भी लाते रहेंगे। और जैसे मेरी हॉबी भी सिंगिंग है और अच्छा लगता है बीच बीच में, जैसे क्लासेस में जब भी लगता है कि कुछ ज्यादा टफ होने लगा या कुछ, क्योंकि आपका लेवल अभी बच्चे हो तो धीरे धीरे आपका लेवल ग्रो होगा, तो थोड़ा सा लगता है। और माइंड को रिलैक्स के लिए बीच बीच में कुछ होना चाहिए। तो जैसे जैसे अभी यूट्यूब पे थोड़ा सा फेमिलियरिटी नहीं है और धीरे धीरे हो जाएगी। और हम लोग जैसे जैसे हम लोग लाइव चलेंगे ना, आफ्टर डेट हम पूरी तरह से क्लास वाले मोड पे, आपको बहुत मजा आने वाला है, जिसमें हम बीच बीच में आपको बहुत सारी चीजें समझाते रहेंगे और सॉन्ग तो बीच बीच में हम लोग सुनाते ही रहते हैं। चलिए ओके, शुरू करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर। अब कोई गोला होगा, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है। तो देखिए उस केस में आपको क्या क्या कंडीशन होने वाली है। तो देखिए स्फीयर है, ठीक है, यह गोला है और इसका रेडियस है कैपिटल आर। अब यहाँ पे भी क्या क्या ध्यान देना है, एक बार पॉइंट लेंगे हम अंदर, तो देखिए पॉइंट पी एक बार हम लेंगे अंदर जिसकी रेडियस आर है, और एक बार पॉइंट पी लेंगे बाहर जिसकी रेडियस आर है। इसके लिए कंडीशन क्या बनेगा कि आर इज ग्रेटर देन आर, और इसके लिए कंडीशन क्या बना इस अंदर वाले पॉइंट के लिए कि आर इज लेस देन। तो ये तो निकालना है, पर सबसे पहले हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि स्फीयर में भी दो तरह की कैटेगरी होगी। फर्स्ट हम पढ़ेंगे किसके लिए, तो सॉलिड कंडक्टर। अब सॉलिड कंडक्टर या तो सॉलिड कंडक्टर में सॉलिड हो या हॉलो हो, या अगर सॉलिड कंडक्टर स्फीयर कर लीजिएगा, मतलब यदि हमारे पास जो ठोस गोला है वह चालक हो सकती है, और चालक में भी या तो वह ठोस हो या तो वह हॉलो खोखला होगा, उसके लिए भी एक ही रिजल्ट आएगी। और साथ ही साथ यहाँ पे फिर से देखिएगा कि यदि स्फीयर नॉन कंडक्टर हो, स्फीयर कैसी है, नॉन कंडक्टर है, और नॉन कंडक्टर के साथ साथ हॉलो होनी चाहिए। यानी कि आपका जो स्फीयर है वह सॉलिड तो है तो कंडक्टर होनी चाहिए, हॉलो है तो कंडक्टर भी हो चाहे नॉन कंडक्टर हो, दोनों के लिए एक ही रिजल्ट आएगी। ऐसा क्यों, तो पहले इसे समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रही है। देखिए मानते हैं कि यह हमारे पास सॉलिड है स्फीयर। आपको पता है कि किसी भी स्फीयर में या किसी भी कंडक्टर में जब हम चार्ज देते हैं तो वह चार्ज कहां चली आती है, बाहर वाली सरफेस पे चली आएगी, बाहर वाली सरफेस पे। तो
एक किसके लिए था, सॉलिड स्फीयर, और वो भी कैसा है, कंडक्टर है। अब चलते हैं थोड़ा सा, ये फिगर समझ गए कि किसी भी कंडक्टर में जब हम चार्ज देते हैं तो आउटर सरफेस पे चली आती है। अब जरा सा आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे तो अब हमको देखने को क्या मिलेगा कि यदि हमारे पास स्फीयर तो है बट वह हॉलो है। अब हॉलो में यदि कंडक्टर लेके चले या इंसुलेटर लेके चले, दोनों के लिए एक ही चीज है, क्योंकि इस स्फीयर के अंदर, इस गोले के अंदर मटेरियल नहीं है। जब कोई मटेरियल नहीं है, जब आप इस पे चार्ज देना चाहोगे तो चार्ज अंदर तो रह नहीं सकती, तो चार्ज फिर से कहां चली आएगी, सरफेस पे चली आएगी। तो इसीलिए बोला जाता है कि यदि हमारे पास जो स्फीयर है वह हॉलो है, तो हॉलो तो कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के लिए सेम आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि चार्ज दोगे तो कहां चली जाएगी, बाहर वाली सरफेस पे। बट यदि सॉलिड है तो सॉलिड के केस में यदि इस पे हम चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो आपको पता है कि कंडक्टर में चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो चार्ज कभी भी अंदर नहीं होती, वो चार्ज कहां चली आएगी, आउटर वाले सरफेस पे चली आएगी। चलिए हाँ, अब एक और केस, एक तो इन तीनों के लिए एक ही रिजल्ट आएगा, तो इन तीनों केसेस के लिए एक बार पॉइंट अंदर लेके कैलकुलेट करेंगे और एक बार पॉइंट बाहर लेके कैलकुलेट करेंगे। और फिर एक और टॉपिक बनेगी इसमें कि मान लेते हैं कि जब हमारी स्फीयर सॉलिड है और नॉन कंडक्टर, उस केसेस में क्या होगा। जैसे सिलेंडर में हुआ था, सॉलिड है और नॉन कंडक्टर, तब क्या करना है वो देख पाए हम लोग। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, मानते हैं कि अगला जो केस होगा वो भी थोड़ा फिगर से समझ लीजिए। उसमें क्या होगा कि यदि हमारे पास सॉलिड है, स्फीयर है और साथ ही साथ इंसुलेटर है, सॉलिड स्फीयर इंसुलेटर, जैसे ये स्फीयर है, गोला है, और यह इंसुलेटर है और साथ ही साथ सॉलिड है। तो इंसुलेटर है, सॉलिड है और स्फीयर है, तो इस केस में यदि आप चार्ज इसको दोगे तो इसमें चार्ज अंदर भी होगी और बाहर के सरफेस पे भी है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ जो चार्ज होगी वह पूरे आयतन, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, अंदर भी और बाहर भी होगी। तो ठीक है, फर्स्ट केस को हम सबसे पहले करेंगे, उसके बाद इस सेकंड केस को करेंगे और उसके बाद इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले केस लेते हैं कि जो भी नंबर हो पिछले वाले सीरियल से, मतलब वीडियो से आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर, और स्फीयर कैसी है, सॉलिड है और हॉलो है, तो उसमें भी आपको पढ़ना है कंडक्टर। और यदि हॉलो है तो उसमें क्या पढ़ना है, इंसुलेटर। और इन सारे केसेस में हमने क्या देखा था कि जो भी चार्ज हम प्रोवाइड करते हैं, हॉलो में तो आउटर सरफेस पे, सॉलिड कंडक्टर है तो यदि उसमें भी हम चार्ज देंगे तो कहां चली आती है, आउटर सरफेस पे चली आती है। तो चलिए हम आपको सबसे पहले एक स्फीयर लेते हैं जिसकी कैपिटल रेडियस r है, और इस पे जब चार्ज दिया गया तो आपको पता है कि यदि एक कंडक्टर है या हॉलो है तो चार्ज कहां चली आएगी, आउटर सरफेस पे चली आएगी। या रिंग नहीं है, ओके, या स्फीयर है इस तरह से, तो चार्ज अब आउटर के सरफेस पे कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। अब हम केस लेते हैं, फर्स्ट केस, इफ पॉइंट P है इनसाइड, यानी अंदर है, इसका मतलब क्या है कि r इज लेस देन, यानी देखिए यही पॉइंट P है R, तो R इज लेस देन R है, तो उस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा कि अब हमको इस पे, इस पॉइंट P पर इस जो चार्ज है, गोला है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो जैसे ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी हो तो सबसे पहले आपको गॉसियन सरफेस लेना चाहिए। तो गोला है तो इसको घेरने के लिए भी कैसी सरफेस होनी चाहिए, गॉसियन सरफेस स्फेरिकल होनी चाहिए, मतलब गोले के रूप में। तो यहाँ भी इसको गोले के रूप में एक ले लेंगे गॉसियन सरफेस, जिसकी रेडियस कितनी है। अब फिर से यहाँ लगाएंगे गॉस लॉ, लिखेंगे गॉस लॉ, साइक्लिक इंटीग्रेशन E डॉट ds इज इक्वल्स टू q इनसाइड बाई एप्सिलॉन। ओके, क्या अब देखो तो स्फीयर है तो स्फीयर में देखो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, ओके क्या। और आपको पता है कि सरफेस पर एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होती है और बाहर की तरफ, तो ये भी बाहर की तरफ, तो क्या दोनों समानांतर है क्या, पैरेलल है। जब पैरेलल है तो थीटा कितना डिग्री, 0, तो यहाँ से आ जाएगा E इंटू ds इंटू कॉस 0
इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, यहाँ से E इंटू ds सही है, इंटीग्रेशन करोगे और यहाँ क्यू इनसाइड। अब देखिए तो यह जो गॉसियन सरफेस है, डॉटेड लाइन से जो सरफेस बनाया गया, यह क्लोज है। ऐसा मत सोचिएगा कि ओपन ऐसे इसे बना ही देते हैं क्लोज। ये गॉसियन सरफेस क्लोज है, तो आप क्या देख रहे हो कि क्या इस सरफेस के अंदर कोई चार्ज है? नहीं। क्यों? क्योंकि कंडक्टर में या हॉलो में जो भी चार्ज होती है वो बाहर चली जाती है और गॉसियन सरफेस इसके अंदर है। तो जब इसके अंदर है तो इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है? 0 बटा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ से E, और आपको पता है यहाँ पे लिख देते हैं E इज इक्वल्स टू 0 बटा इंटीग्रेशन ऑफ ds करोगे तो छोटा छोटा एरिया को जोड़ेंगे तो गोले का संपूर्ण एरिया 4 पाई r स्क्वायर और समथिंग अपॉन 0, तो आंसर कितना आने वाला है? 0। तो हमें क्या पता चल चुका है कि यदि कोई कंडक्टर स्फेरिकल फॉर्म में हो, या तो वह सॉलिड हो या तो हॉलो हो, तो उसके अंदर में किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अच्छा, मानते हैं कि यदि कोई स्फीयर इंसुलेटर है और वह हॉलो है, खोखली है, इंसुलेटर मतलब कुछ अलग और खोखली है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। ये रिजल्ट हम ध्यान रखेंगे। इतना करने की भी जरूरत नहीं थी। जैसे ही आप कंडक्टर देखोगे ना तो आपको समझ जाना चाहिए कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है। अब चलते हैं कि अब मानते हैं कि यदि पॉइंट पे अंदर नहीं हो करके कहां हो? बाहर हो, तब क्या करेंगे? यदि पॉइंट P हमारी बाहर होगी, यही हमारी स्फीयर है जिसका रेडियस r था, और ये जो पॉइंट इस बार हमने लिया है वह पॉइंट कहाँ है? P बाहर है। दिस पॉइंट P जिसकी रेडियस कितनी मान ली गई है? डिस्टेंस मान ली गई है सेंटर से r, यानी डिस्टेंस यदि हमने r मान लिया है जो कि पॉइंट P है, तो अब यहाँ पे सेकेंड केस लिखेंगे कि इफ P आउटसाइड, तो यदि आउटसाइड है तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि जो रेडियस है, रेडियस नहीं और डिस्टेंस है, वह कैपिटल R से बड़ी होनी चाहिए। जैसे ही कैपिटल R से बड़ी हो गई, इसका मतलब ये हो चुका है कि अब हम बाहर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फिर से वही काम करते हैं कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, सबसे पहले गॉसियन सरफेस बनाते हैं, और यदि यह गोलाकार है तो इसके इसे चारों तरफ से घेरने के लिए हमको गॉसियन सरफेस भी कैसा लेना पड़ेगा? स्फेरिकल लेना पड़ेगा, मतलब गोलीय सरफेस लेना पड़ेगा। तो देखिए यह गॉसियन सरफेस। अब फिर से वही काम करेंगे, गॉस लॉ लगाएंगे, E डॉट ds इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब देखो फिर से देखोगे कि यदि यह गॉसियन सरफेस है तो यदि इस पे एरिया वेक्टर लोगे तो इधर, और इस पे यदि चार्ज है तो चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी इसी डायरेक्शन में। तो दोनों सेम डायरेक्शन में, जब दोनों सेम डायरेक्शन में तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, और जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती है तो एंगल कितना डिग्री? 0 डिग्री। तो यहाँ से ds एंड cos 0 डिग्री इज इक्वल्स टू q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड, और देखिए एरिया को इंटीग्रेट करोगे तो टोटल एरिया निकल के चला आएगा, तो 4 पाई r स्क्वायर और cos 0 का वैल्यू 1 इज इक्वल टू q इनसाइड। अब जरा सा देखिए q इनसाइड, तो इस सतह के अंदर कुल चार्ज कितना है? तो इस सतह के अंदर वही चार्ज होगी ना जो ये नीचे वाला जो हमारा गोला है, स्फीयर दिया हुआ है, उस पर कितना चार्ज है? तो उस पर दिया हुआ है, मानते हैं q चार्ज है। इस पर यदि Q चार्ज है तो कितना आंसर हो जाएगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहां से जैसे कैलकुलेट करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, तो Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r स्क्वायर, और आपको पता है 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू K होता है क्या? तो KQ बाई r स्क्वायर। तो देखो इस रिजल्ट को देख करके आपको क्या पता चल चुका है कि किसी भी स्फीयर में यदि वह कंडक्टर है तो उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, बट बाहर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1 बाई r स्क्वायर, या सिंपली कह सकते हैं कि जब आपको फर्स्ट वाले चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जा रहा था पॉइंट चार्ज के लिए, तो वहां पे हमने क्या देखा था कि किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ बाई r स्क्वायर। तो उसी तरह से यदि एक स्फीयर है, उस स्फीयर पर चारों तरफ चार्ज बटा हुआ है सरफेस पर, सतह पर,
तो उस पर किसी बाह्य बिंदु पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो हमको इस तरह से महसूस होगा कि वह चार्ज बाहर में नहीं है, वह चार्ज कहाँ है, टोटल चार्ज इसके केंद्र पर रखा हुआ है। यानी हमको दो रिजल्ट मिला, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की तरह। जो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है kq/r², इसका भी देखिए आ रहा है kq/r²। तो यह हमको इस तरह से महसूस होगी कि यह चार्ज इस गोले पर, बाहर वाले गोले पर बटी न होकर के टोटल चार्ज केंद्र पर रखी हुई है। यानी कि हमें अंदर वाले पॉइंट और बाहर वाले पॉइंट, दोनों पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मिल चुका है वैल्यू। अब हम इसको समराइज करेंगे और ग्राफ ड्रॉ करेंगे। चलिए अब देखो समराइज करते हैं कि यदि हमारे पास यही स्फीयर है, स्फीयर कैसी है, सॉलिड है। सॉलिड में दो चीज हो सकती है, या तो हॉलो हो, जो स्फीयर है या तो सॉलिड है या तो हॉल है, और उसमें भी कंडीशन है कि वह कंडक्टर है, मतलब चालक है। और यदि मानते हैं कि स्फीयर तो है परंतु वह हॉलो है, तब केस लेके चलना पड़ेगा कि इंसुलेटर है, और सबका रिजल्ट एक ही आने वाला है। तो इसी को हम लोग समराइज कर लेते हैं। स्फीयर, हॉलो, इंसुलेटर। स्फीयर, सॉलिड, हॉलो और कंडक्टर, इन सभी में क्या देखा गया था कि जो भी चार्ज देते हैं वह कहां चली जाती है, बाहर। और सबका रिजल्ट क्या आया, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सभी का रिजल्ट किस तरह से आ रहा है। यही हमारे पास स्फीयर है। अब देखिए जिसकी रेडियस r है। फर्स्ट केस में क्या देखे थे कि इफ पॉइंट P इनसाइड हो, इनसाइड का मतलब r इज लेस देन r, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आया, 0। सेकेंड पॉइंट हमने क्या देखा कि इफ पॉइंट P आउटसाइड, आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ हो, तो उस केस में क्या देखें कि r इज कैपिटल R, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P, जो बाहर के किसी बिंदु पे निकालेंगे तो फॉर्मूला आया kq/r²। इसकी समरी हो गई। अब इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए ग्राफ कैसा होगा। ये फिगर बनाने के बाद यहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। चलिए यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। यह डिस्टेंस है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखिए जरा, एयर रेडियस से कैपिटल R मान लेते हैं। आपने क्या देखा कि यदि हम सिलेंडर के, सॉरी सिलेंडर नहीं, स्फीयर के अंदर हैं तो अंदर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो इधर होगा इनर। यदि हमारी दूरी त्रिज्या से छोटी है तो अंदर है, और त्रिज्या से बड़ी है तो आउटर है। अब देखिए अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना लेके चलना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 है। देखिए यहाँ तक 0 है, पर जैसे ही हम सरफेस पे पहुंचेंगे तो देखिए r का वैल्यू यहाँ पे डालोगे तो kq/r², तो तुरंत यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगी kq/r², और उसके बाद पुनः यह घटनी शुरू हो जाएगी। चलिए, और इसका यहाँ पे मिल रहा है आपको kq/r²। यानी ग्राफ कैसे ड्रॉ, इस ग्राफ को देख करके क्या पता चलता है हमें कि यदि हमारी दूरी त्रिज्या से अंदर हो, मतलब जो गोला है उसके अंदर होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 है, गोले के बाहर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटना शुरू हो जाएगा। मतलब सबसे मैक्सिमम होती है सतह पर, सतह के अंदर जाएंगे तो 0, सतह से इधर जाएंगे तो घटनी शुरू हो जाएगी। चलिए, तो इससे क्या क्या सीखने को और मिल रहा है आपको कि किसी भी गोले में या किसी भी सिलेंडर में यदि वह चालक होगी तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो पता है क्या है, हमारे जो कह सकते हो ऐसा देखा गया है कि बहुत सारी ऐसी मतलब डिवाइसेस हैं जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के प्रति काफी सेंसिटिव है, और जैसे ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलेगा उसको या बाहर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसका वैल्यू खत्म हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि वह वर्क करनी बंद कर देगी। यानी एक बार ऑपरेट हो गई तो उसके बाद दोबारा ऑपरेट नहीं हो रही है, तो क्या करना है, हमको एक चीज तो पता हो गया कि किसी भी चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, खोखला चालक बनाएंगे, यानी खोखला कंडक्टर बनाएंगे, और वैसी जितनी बड़ी उसके अंदर डाल देंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता नहीं है, तो उसको बहुत दिनों तक बचा करके रखा जा सकता है। तो यहाँ से हमको यही सीखने को मिला कि गोले के अंदर, वहां भी ग्राफ देखिएगा, सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, तो जब 0 था तो कोई ऐसी
बट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड में काफी सेंसिटिव है, बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है तो खराब हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, उसको इधर ना रख करके गोले के अंदर रख देंगे, क्योंकि अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता नहीं है। जब अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं तो उस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा और यह बहुत समय तक रखी जा सकती है, कोई इसमें खराबी नहीं आएगी। ओके, अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। इसका सेकेंड पार्ट में ओके, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट को बस हेडिंग डालते हुए उसको समझेंगे, पुनः उसको कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या पढ़ना है, तो नेक्स्ट पार्ट में आपको यह जानना था कि अभी हमने पढ़ा कि सॉलिड है तो कंडक्टर हॉलो है तो भी चलेगा, और इंसुलेटर है तो हॉलो होनी चाहिए, उसके रिजल्ट हमने देख लिया। अब हमको पढ़ना है कि यदि हमारे पास स्फीयर सॉलिड है बट इंसुलेटर है तब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैसे निकालते हैं। और ये जो दोनों केसेस है, सिलेंडर वाला और स्फीयर वाला, आईआईटी का फेवरेट है। यहाँ से क्वेश्चन हर एक साल कहीं ना कहीं घुमा करके चलाता है। बोर्ड में तो आने के चांसेस नहीं है, बट बोर्ड में एक चीज का ध्यान रखिएगा कि बोर्ड में अंदर जो पॉइंट है वो पूछ देगा कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कि नहीं, तो आपको पता है नहीं होता है। ओके, तो बस इसका हम लोग देखते हैं कैसे कंटिन्यू करेंगे। तो हेडिंग डाल देते हैं। देखिए हेडिंग में क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड insulating sphere at various point। ओके, अब इसको हम फिगर के सहारे ड्रॉ करेंगे और फिगर के सहारे ड्रॉ करके हम डिफरेंट पॉइंट। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सॉलिड इंसुलेटिंग स्फीयर। मतलब कि देखिए पहले हम क्या देखे थे कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे किसी भी सॉलिड स्फीयर के लिए, तो वह या तो कंडक्टर थी और हॉलो थी और सॉलिड थी। तो कंडक्टर थी, हॉलो थी, सॉलिड थी, तो इन दोनों केसेस में हमने क्या देखा था कि कोई भी चार्ज अगर हम प्लेस करते हैं तो दैट चार्ज विल बी कम आउट द सरफेस। यानी कोई भी चार्ज अगर डालोगे तो वह चार्ज कहां चली जाती है, आउटर सरफेस पे चली जाती है। उसी तरह से यदि आप कोई वहां पर इंसुलेटिंग स्फीयर लेते हो बट वो हॉलो होनी चाहिए, तो उस केस में भी क्या देखा गया था कि जो भी चार्ज प्लेस करेंगे वह बाहर चली आती है। और उसका जो रिजल्ट था हमने देखा कि स्फीयर के अंदर रहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा और स्फीयर के आउटर में रहेंगे तो वह एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी और हमें फील होगा कि टोटल चार्ज स्फीयर पर ना हो करके कहीं ना कहीं उसके सेंटर में रखी गई है, और उसका ग्राफ हमने देख लिया था। अब हमें देखना है स्फीयर के लिए नेक्स्ट पार्ट में कि यदि हमारी स्फीयर सॉलिड हो और इंसुलेटिंग हो तब क्या करते हैं। तो सबसे पहले तो इसका फिगर समझ लेते हैं। यही मानते हैं कि हमारी स्फीयर है सॉलिड स्फीयर, तो आपको पता है कि यदि यह इंसुलेटिंग होगी तो इसके अंदर जब हम चार्ज प्लेस करेंगे तो वह चार्ज पूरे आयतन में, जो भी चार्ज देंगे तो पूरे आयतन में बटी हुई रहेगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, पूरे आयतन में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी। तो इसके लिए आपके क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, रो का वैल्यू दिया रहेगा, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे आपको रो दिया रहेगा और रो इज इक्वल्स टू कितना होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ये आपको दिया रहेगा कब, जब इंसुलेटिंग होगा। जैसे आपने सिलेंडर में भी देखा था कि जब वो इंसुलेटिंग थी तो चार्ज अंदर भी थी और चार्ज बाहर भी। तो उसी तरह से यहाँ भी यदि यह इंसुलेटिंग है यानी कि कुचालक है तो जो भी चार्ज देंगे तो वह सरफेस के अंदर भी होगी और सरफेस के बाहर। इसका मतलब चार्ज पूरी तरह से पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। अब आपको क्या करना है, इसी स्फीयर के लिए एक बार पॉइंट हम अंदर लेंगे और एक बार पॉइंट बाहर लेंगे और दोनों के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन। ये फिगर आप नोट करने के बाद अब चलते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया जाता है। तो माना कि एक हमारे पास स्फीयर है जिसकी रेडियस है कैपिटल आर और आपको एक पॉइंट लेना है। तो देखिए हमने पॉइंट पी यहां लिया है और जिसकी डिस्टेंस सेंटर से कितनी है, आर है। अच्छा, तो अब फर्स्ट केस में क्या लेके चलते हैं कि इफ पॉइंट पी कहां है, इनसाइड, और इनसाइड होगी इसका मतलब इसकी जो डिस्टेंस है आर वह रेडियस से छोटी होनी चाहिए। आर इज लेस देन कैपिटल आर, तो जब छोटी है तो इसका मतलब यह पॉइंट कहां है, सरफेस के अंदर है, मतलब स्फीयर के अंदर है। अब हमें क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन करने के लिए अगर हम गॉस तो लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले गॉसियन सरफेस बनाएंगे
और गॉसियन सरफेस कैसे बनाते हैं, तो चूंकि यह वृत्ताकार नहीं है, स्फेरिकल है, तो जब यह स्फेरिकल है, गोलाकार है, तो हमारी जो गॉसियन सरफेस होगी वह भी कैसी होगी, गोलाकार होगी। तो यहाँ पर हम तुरंत क्या करेंगे, आर रेडियस का एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे, यह हमारी गॉसियन सरफेस है। दिस इज माई गॉसियन सरफेस। अब हम यहाँ पे गॉस कर्व लगाएंगे। चलिए अब देखो यहाँ पर क्या है कि जो यह गॉसियन सरफेस है, यदि आपसे कोई पूछे कि बताइए एरिया वेक्टर किधर होगी, तो आपको पता है कि क्षेत्रफल सदिश क्षेत्रफल पर लंबवत होती है और देखना होता है कि सतह कैसी है, क्लोज है कि ओपन है। यदि ओपन है तो उसका डायरेक्शन दोनों तरफ हो सकता है, और यदि क्लोज है तो उसका डायरेक्शन हमेशा नॉर्मल होगा सरफेस पे और आउटवर्ड होगा। तो यदि हमारी गॉसियन सरफेस है, तो गॉसियन सरफेस से यदि हम एरिया वेक्टर देखना चाहिए तो सतह पर लंबवत और बाहर की तरफ। और यदि आपसे कोई पूछे कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो क्या यह प्लस चार्ज है, और देखिए कुछ नहीं करना है, कब अगर माइनस चार्ज होगी तो डायरेक्शन अंदर हो जाए, बस यही ध्यान रखना है। तो अभी हम प्लस चार्ज लेकर के बना रहे हैं, तो माइनस आ जाए तो कुछ नहीं होगा, केवल डायरेक्शन अंदर हो जाएगा, और प्लस चार्ज है तो डायरेक्शन बाहर। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर की तरफ है। यानी हम देख सकते हैं कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के समानांतर है, पैरेलल है, तो उसके बीच 0 डिग्री का एंगल होगा। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ds इंटू cos 0 डिग्री इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है, और देखिए इस जो छोटे छोटे एरिया को जब इंटीग्रेट करिएगा, जोड़िएगा, तो आपको बड़ा एरिया मिल जाएगा। और आपका देखिए गॉसियन सरफेस है r रेडियस का, तो स्फीयर का एरिया कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर, cos 0 का वैल्यू 1। इधर आते हैं तो निकालना होगा q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो स्फीयर है छोटी वाली r रेडियस की, उसके अंदर कितना चार्ज है। तो देखिए कैसे करेंगे, पूरे वाले स्फीयर पे कितना चार्ज दिया है q, तो हमेशा लिख सकते हैं क्या 4/3 पाई r क्यू, यानी इतना आयतन में इतने वॉल्यूम में q चार्ज है, एक में कितना, तो q बटा 4/3 पाई r क्यू। तो आपको चाहिए कितना, तो इसका आयतन कितना है छोटे वाले का 4/3 पाई r क्यू, जहां r स्मॉल लेंगे। तो अगर यहाँ पे लिखते हैं 4/3 पाई r क्यू, तो देखिए इसमें कितना हो जाएगा, तो q बटा 4/3 पाई r क्यू तो पहले से था, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4/3 पाई r क्यू। अब यहाँ देखिए क्या क्या कट जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। ओके, शायद ये आपको ना दिख रही होगी, तो इसे हम ऊपर प्लेस कर देते हैं। चलिए इसको यहां देख लेते हैं कि देखिए इस बड़े वाले गोले का आयतन कितना है, तो 4/3 पाई r क्यू में कितना चार्ज दिया गया है q, एक में कितना हो जाएगा q बटा 4/3 पाई r क्यू। तो आपका इस छोटे वाले गोले का आयतन कितना है, तो 4/3 पाई स्मॉल r क्यू में कितना चार्ज होगा, तो q इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यू बटा 4/3 पाई कैपिटल R क्यू। अब देखिए जो जो कैंसिल हो जाती है, जैसे 4/3 पाई r से 4/3 पाई r गुजर गए, तो लास्टली क्या बनते हैं q r क्यू बटा कैपिटल R क्यू। यानी आपको यह पता चल चुका है कि ये जो छोटी वाली गॉसियन सरफेस वाली स्फीयर है, उसके अंदर कितना चार्ज है q r क्यू बटा कैपिटल R क्यू। अब आपको करना क्या है, देखिए अब इस रिजल्ट को देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको, 4 पाई r स्क्वायर यहाँ है, और q इनसाइड का वैल्यू कितना आया, यही आपकी q इनसाइड है, q इनसाइड अंदर में कितना चार्ज है, तो q इनसाइड का वैल्यू यहाँ से रख देंगे, तो हो जाएगा q कैपिटल स्मॉल r क्यू बटा कैपिटल R क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट। और जो जो कैंसिल होने वाली है उसे कैंसिल कर देते हैं। तो देखिए r स्क्वायर से यहाँ का r स्क्वायर कैंसिल, तो आपका बचने वाला क्या है, यहाँ केवल r बचेगी। तो लास्टली हम इस रिजल्ट को ऊपर लिख देते हैं।
चलिए वहां से देखिएगा तो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4 पाई इज इक्वल्स टू क्यू, और यहाँ का एक स्मॉल आर बचा होगा और नीचे आएगी एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक कितना निकल के आया क्यू स्मॉल आर बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यही आपकी रिजल्ट है। जब कोई भी सॉलिड इंसुलेटिंग स्फीयर होगी और उसके अंदर कोई भी पॉइंट लेंगे तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आ रहा है क्यू आर बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यू। यहाँ से आपको क्या देखने को मिलती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फंक्शन है किसकी, डिस्टेंस की, या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। और ऐसा ही भी है कि जैसे जैसे आप बड़े रेडियस, जैसे जैसे देखो इसकी रेडियस, या सिंपली कह सकते हो कि डिस्टेंस बढ़ाओगे तो ज्यादा से ज्यादा चार्ज आपके गॉसियन सरफेस के अंदर आएगा, और चार्ज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी बढ़ेगा। और यह इक्वेशन क्या कहना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड उसी रेशियो में इंक्रीज करने वाली है। ओके, तो अंदर वाले पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। अब यह पॉइंट अंदर में कहीं भी हो सकती है, बस आपको इसका डिस्टेंस पता होना चाहिए। यह कांस्टेंट, यह कांस्टेंट, यह कांस्टेंट, यह कांस्टेंट, इसके यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, कभी कभी देखो आंसर इसमें नहीं होता है तो क्यू को रिप्लेस कर सकते हैं, क्यू को हटा सकते हैं। कैसे? तो देखिए इस पे आपने कितना चार्ज दिया था क्यू, और यदि इसका आपको पता है कि रो इक्वल्स टू मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आयतन आवेश घनत्व कितना होता है, तो ऊपर लिखते हैं चार्ज और नीचे लिखते हैं आयतन। सही है क्या? तो देखिए तो रो इक्वल्स टू, इसमें टोटल चार्ज आपने कितना दिया है क्यू, और इस पूरे बड़े वाले स्क्वायर, कितने वाले स्क्वायर टोटल, तो टोटल का आयतन कितना है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। तो क्या यहाँ से क्यू निकाल सकते हैं? तो यहाँ से क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा रो इंटू 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यू। अब इस क्यू को कहां प्लेस कर देंगे, यहाँ पे डालेंगे। तो देखिए आंसर एक और आपके पास आने वाला है। देखिए रो क्यू के जगह हम यह वैल्यू अगर पुट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू क्यू के जगह रखिए रो 4 पाई आर क्यू इंटू स्मॉल आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका 3 और आर क्यू। और जब इसको कैंसिल आउट करोगी तो लास्टली आपको क्या मिलने वाली है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अब क्या क्या कैंसिल होंगे, तो देखिए 4 पाई से 4 पाई गुजर गए, आर क्यू से आर क्यू गुजर गए, तो आपका आंसर क्या आने वाला है रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि आपके ऑप्शन में यदि चार्ज नहीं है तो आपको चार्ज को कन्वर्ट करना होगा रो की फॉर्म में। तो यह भी आंसर सही है, यह भी आंसर सही है, और दोनों हमको क्या बताना चाहता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होती है, कहां में, अंदर में। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि यदि यह पॉइंट अंदर ना होकर के गोले के बाहर होती है, स्फीयर के आउटर में होती है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखिए अगर इसकी टोटल रेडियस कैपिटल आर है और इस पर टोटल क्यू चार्ज दिया है, जिसका रो दिया हुआ है आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम दिया है, आयतन आवेश घनत्व। तो आपसे पूछा जाएगा कि यदि पॉइंट हमारी आर डिस्टेंस पर है, आउटर यानी बाहर है, तो बताइए इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, सेकंड में आपको क्या है कि इफ पॉइंट P इज आउटसाइड, यदि पॉइंट P कहां है, आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब क्या है R इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। आर अगर रेडियस से बड़ी है तो हमारी पॉइंट सरफेस के आउटर चली जाएगी। तो फिर से हम लगाएंगे गॉस लॉ और साइक्लिक इंटीग्रेशन E डॉट ds इज इक्वल्स टू Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट।
और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, बाहर करेंगे ds। तो सबसे पहले तो ये सोचो कि यहाँ गॉसियन सरफेस लेना है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लीजिए। क्योंकि स्फीयर को क्लोज करने के लिए हमको स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ही चाहिए। इसका एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। और आप बताओ तो जरा, ये जो हमारी गॉसियन सरफेस है इसके अंदर कितना चार्ज है, तो इसके अंदर टोटल तो क्यू चार्ज है, तो लिखेंगे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, या इसको ऐसा भी तो लिखा सकता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। एक रिजल्ट यह आया। और यह भी हमको कैसे बिहेव कर रही है, देखिए पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रही है। यदि हम बाहर में रहेंगे तो हमको क्या दिखेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आउटर पॉइंट पे इस तरह से बिहेव करेगी कि पूरा का पूरा जो चार्ज इस पूरे आयतन में बटा है वो पूरे आयतन में न बटा होकर के इसके केंद्र पर रखा है, यानी कि क्यू चार्ज बटा न होकर के इसके केंद्र पर रखा। और यह पॉइंट चार्ज की तरह, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप पढ़े होंगे कि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर होती है। ओके, अब मान लेते हैं कि ऑप्शन में क्यू का फॉर्म नहीं है, तो फिर से हम क्या करेंगे, क्यू को रिप्लेस करेंगे। कैसे क्यू को रिप्लेस करते हैं, तो यानी रिजल्ट यह भी सही है। और कभी कभी ऑप्शंस में क्यू का फॉर्म में नहीं होता है, आपको रो के फॉर्म में निकालना है। तो आपको पता है कि रो इज इक्वल टू क्यू बटा वॉल्यूम होती है, तो यहां से हम लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम, और क्यू इक्वल टू रो तो लिखो वॉल्यूम। तो बताइए तो इसका आयतन कितना है, क्योंकि चार्ज किस पे रखा है, इस अंदर वाले स्फीयर पे, तो फिर से लिखेंगे 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यू। और इस क्यू को यहाँ प्लेस कर दोगे, तो जैसे ही प्लेस करेंगे तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आएगा, के रो 4 पाई आर क्यू बाई 3 आर स्क्वायर। ओके, अच्छा के का वैल्यू क्या होता है, तो के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो रो आर क्यू इंटू 4 पाई इधर रखिए और नीचे रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इंटू 3 इंटू आर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए स्मॉल आर थी, ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कैपिटल आर नहीं लेना है, यहाँ पे स्मॉल आर है। ओके, अब क्या करेंगे, यह रिजल्ट तो सही है। चलते हैं, यहाँ जो जो कैंसिल होने वाली है, यहाँ पे 4 पाई, यहाँ पे 4 पाई, और कुछ कैंसिल नहीं होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकल के क्या चला आया, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आया रो आर क्यू बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। यही रिजल्ट है, कब, जब पॉइंट हमारी बाहर होगी। तो यहाँ भी देखने को क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/r स्क्वायर। और एक रिजल्ट और आया था कि के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ भी देखने को क्या मिला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/r स्क्वायर। यानी कि ये दोनों रिजल्ट से हमें यह समझ आती है कि देखिए हम सबसे पहले समराइज कर देते हैं कि यदि हमारी स्फीयर सॉलिड है तो देखना होगा कि कंडक्टर है क्या। यदि कंडक्टर है तो चाहे वह हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, उसमें चार्ज अंदर नहीं हो सकती, चार्ज बाहर चली आएगी। और उसके लिए जो रिजल्ट आया था तो देखा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में तो 0 है बट बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड घट रही है। उसके बाद हमने देखा कि मान लेते हैं कि यदि हमारी स्फीयर जो सॉलिड है वह इंसुलेटिंग है, तो इंसुलेटिंग है तब तो क्या देखने को मिला कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे रेडियस या दूरी बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। और बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए क्या है 1/r स्क्वायर, तो बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। एक और केस पिछले ही में पढ़े थे कि हमने यह देखा था कि यदि हमारी जो स्फीयर है इंसुलेटिंग है बट हॉलो है, तो हॉलो है इसका मतलब उसके अंदर तो मटेरियल है नहीं, जब मटेरियल है नहीं तो उसमें चार्ज आप नहीं दे सकते, और जब चार्ज उसके अंदर नहीं होगी तो चार्ज कहाँ चली जाएगी, बाहर वाले सरफेस पे चली जाएगी। अब इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले तो हम इसके समराइज कर देते हैं। यही हमारी स्फीयर थी, इसका रेडियस r था, और ये कैसी है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड, नॉन कंडक्टिंग या इसको इंसुलेटिंग में बोलते हैं सॉलिड। तो इसके में क्या क्या देखा गया, इफ r इज लेस देन r और इफ r इज ग्रेटर देन r, तो
तो R इज लेस देन R था, तो उसका जो रिलेशन आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और इसका रिलेशन रिजल्ट में देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब दोनों से हम क्या कर देते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। यह रेडियस है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पे हम मानते हैं कि R है। अब इसके अंदर रो होगी, आपकी जो डिस्टेंस है, दूरी है, वह कैपिटल R मतलब रेडियस ऑफ स्फीयर से छोटी है, तो आप कहाँ हो, स्फीयर के अंदर हो, और इससे बड़ी है तो आप स्फीयर के आउटर हो। अब देखिए आपने क्या देखा कि अंदर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ कुछ इस तरह से होगी। ओके, और उसके बाद ग्राफ पुनः डिक्रीज करनी शुरू हो जाएगी। यही रिलेशन Q/R²। ग्राफ आप ध्यान भी रख सकते हो, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड है बट बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। तो चलिए इस तरह से हमारी जो सॉलिड वाली पूरी थी, यानी हम कह सकते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ सारा फिनिश हो चुका है, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था एक लाइन रॉड के लिए। ओके, उसके बाद हमने देखा प्लेट के लिए, प्लेट सीट, और सीट में भी ध्यान रखना है कि कंडक्टिंग है कि इंसुलेटिंग है, वहां पे हमने टाइप ऑफ प्रॉब्लम देख लिया। फिर हमने देखा कि अब स्फीयर और सिलेंडर के लिए, तो सिलेंडर का केस में हमने देख लिया कि सिलेंडर अगर कंडक्टिंग है, इंसुलेटिंग है, सॉलिड है, हॉलो है, तब क्या होगा। उसी तरह से स्फीयर के बारे में हमने देखा कि स्फीयर सॉलिड है, हॉलो है, कंडक्टिंग है, तब क्या होगा। स्फीयर नॉन कंडक्टिंग है, सॉलिड है, तब क्या होगा, और स्फीयर नॉन कंडक्टिंग है, हॉलो है, तब क्या होगा। अब देखिए एक बार IIT में क्वेश्चंस क्या कर दिया कि जैसे ये दोनों जो टॉपिक है स्फीयर और सिलेंडर वाली, वो IIT एकदम मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, वहां से क्वेश्चन कभी न कभी आ ही जाता है। तो देखा क्या जाता है कि मान लेते हैं अभी तक हम क्या देख रहे थे कि रो आपके क्वेश्चन में, यानी कि कह सकते हो कि जो डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब आयतन आवेश घनत्व, वो क्या थी, कांस्टेंट दी हुई थी। बट कभी कभी क्या होता है कि आपको एक रिलेशन दिया रहेगा, और इस तरह से दिया रहेगा कि जैसे जैसे सेंटर से, या तो वह सिलेंडर हो, या तो वह स्फीयर हो, या किसी भी प्रकार का शेप हो, उस शेप में जैसे जैसे सेंटर से आप दूरी बढ़ाओगे तो आपका चार्ज का डेंसिटी भी बढ़ता चला जाएगा, और उसके सेंटर पे डेंसिटी 0 है। उस केसेस में क्या होता है कि कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है कि बताइए उसके वैसे अगर कोई भी बॉडी हो, उसके लिए अंदर वाले पॉइंट पे और बाहर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। चलिए ओके, अब हम उसे पढ़ने जा रहे हैं, और ये आपके एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का लास्ट टॉपिक है। उसके बाद हम लोग गॉस लॉ में थोड़ा अर्थिंग के बारे में जानेंगे, पोटेंशियल के बारे में जानेंगे, ये सारी चीजें पढ़ लेंगे, और कुछ पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानेंगे। और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम आपके गॉस लॉ में प्रॉब्लम सीरीज, या कह सकते हैं कि टाइप ऑफ प्रॉब्लम, जैसे हम हर एक चैप्टर में, मेरा यही पढ़ाने का तरीका है कि सबसे पहले मैक्सिमम थ्योरी को कवर कर लिया जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, और उसके टाइप ऑफ प्रॉब्लम जितने भी क्वेश्चन मतलब हो सकते हैं सारे को डील कर दिया जाए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि ठीक है इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हमको किस तरह से सोचना चाहिए। देखिए अब मानते हैं कि मानते हैं कि आपको निकालना है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट inner and outer point in a sphere of radius r whose volume charge density is given as rho equals to rho naught into r। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। यह क्या है कि आपके क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि यदि हमारे पास एक सॉलिड, तो देखिए सॉलिड स्फीयर है, तो उसमें क्या ध्यान देना है कि पहले इसको फिगर को समझ लेते हैं। देखिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इनर और आउटर पॉइंट, मतलब एक बार पॉइंट आपके स्फीयर के अंदर होगी, एक बार पॉइंट आपके स्फीयर के बाहर होगी। ओके, अच्छा
उसके बाद आपको क्या बोला है, सॉलिड। और देखिए क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चंस बनाओगे तो वहां इस बात का मेंशन नहीं होता है, क्लियर नहीं होता है कि वह कंडक्टर है कि इंसुलेटर, मतलब चालक है कि कुचालक। तो देखिए चालक वाले केस में क्वेश्चन आपको कंप्लीटली लिख देगा, अगर नहीं लिखा है तो आपको उसको इंसुलेटर लेके चलना है, कुचालक लेके चलना है। तो अब इसको समझते हैं कि हिंदी में इसको क्या कहना है। यह कहना यह चाहता है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले पॉइंट पे और अंदर वाले पॉइंट पे निकालना है किसी भी स्फीयर के लिए जिसका आयतन आवेश घनत्व कितना दिया हुआ है, रो इक्वल्स टू रो नॉट इंटू आर। इसको हिंदी में अगर लिखना चाहेंगे, चलिए यहां पे लिख देते हैं। किसी गोले के लिए बाहर तथा अंदर के बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान बताएं यदि आयतन आवेश घनत्व रो बराबर रो नॉट इंटू आर। चलिए, यानी कि इस क्वेश्चन में क्या है कि अब गोला है तो आपको पता है कि यदि यह सॉलिड है और गोला कुछ नहीं दिया है कि कंडक्टर की इंसुलेटर, तो आपको इंसुलेटर लेके चलना है। जब इंसुलेटर लेके चलोगे तो इसके चारों तरफ यानी पूरे आयतन में चार्ज होगी। ओके, पूरे आयतन में चार्ज है। अब जब पूरे आयतन में चार्ज है यहाँ पे, तो आपसे पूछा जा रहा है कि यदि हमारा पॉइंट पी देखिए यहाँ पर है अंदर और एक बार पॉइंट पी कहाँ है, बाहर, तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। चलिए अब इसमें हम करने क्या वाले हैं, अगर इसकी कैपिटल रेडियस दी हुई है आर, इसे आप नोट कीजिए अच्छे से। चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, हम बारी बारी से एक बार पॉइंट पी को अंदर लेकर के कैलकुलेट करेंगे और एक बार पॉइंट पी को बाहर लेके कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन आपने नोट कर लिया, और जनरली ये आईआईटी के लिए ही है, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और एक चीज और ध्यान दीजिए, यह एग्जाम में आया हुआ है, ऐसा नहीं है कि रो बराबर रो नॉट इंटू आर, रो बराबर रो नॉट इंटू आर स्क्वायर, आर क्यूब, कुछ भी फॉर्म हो सकती है, आपको बस उसका मेथड पता होना चाहिए। और हम आपको यहाँ मेथड सिखाते हैं कि ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन चले आए जिसका जो डेंसिटी है वो वेरिएबल है, डेंसिटी दूरी के साथ बदल रही हो, जब दूरी के साथ बदलती है उस केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैसे निकालते हैं। चलिए यहाँ पे आपकी फिगर है, इसका हेड किधर चला गया, यहाँ पे आपकी फिगर है कुछ इस तरह से। यही रेडियस है कैपिटल आर, चलिए अब आपसे पूछा जा रहा है कि यदि पॉइंट पी अंदर हो, तो देखिए हम मानते हैं कि आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है और यहाँ पर हम गॉसियन सरफेस ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे फर्स्ट केस, इफ पी कहाँ है, इनसाइड, और यदि आपकी पी इनसाइड है इसका मतलब आर इज लेस देन कैपिटल आर। जब आर इज लेस देन कैपिटल आर है, फिर से हम गॉस लॉ लगाएंगे, तो साइक्लिक इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ आपकी गॉसियन सरफेस है, यह क्या है आपकी गॉसियन सरफेस। जब गॉसियन सरफेस है तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, और आपको पता है कि जब इस पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे एरिया वेक्टर, तो डेल्टा एस इधर और पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां जाएगी, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और दोनों एक दूसरे के समानांतर है। तो ए बी कॉस जीरो का वैल्यू 1, और पूरे एरिया को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा जो गॉसियन सरफेस है उसकी त्रिज्या है r, तो एरिया आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे है क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे गलती क्या होती है कि लोग देखते हैं कि ठीक है, देखो पहले वाले जितने भी क्वेश्चन किए वहां पे रो दिया होता था, मतलब डेंसिटी दिया हुआ, और डेंसिटी किसी चीज का फंक्शन नहीं है। फंक्शन का मतलब यह है कि किसी चीज पे वो डिपेंड नहीं कर रही है। उसमें क्या था कि आप
जैसे आपकी गोला है, स्फीयर है, तो यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ जाओ, या यहाँ इतनी दूरी कहीं पे चले जाओगे, सबके लिए आपकी क्या मिलेगी, रो मिलेगी डेंसिटी। बट अब क्या है कि सबके लिए डेंसिटी रो नहीं है, रो इंटू आर है। मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, जैसे 1 मीटर तो रो, 2 मीटर तो 2 रो, 3 मीटर तो 3 रो, मतलब जैसे जैसे केंद्र से दूरी बढ़ाएंगे तो डेंसिटी भी बदलती चली जाएगी। अब जैसे ही ऐसे क्वेश्चन आएंगे और आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत सारी बातें बताई गई होंगी कि जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिमिलर नहीं हो, एक समान नहीं हो, तो उस केस में हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। हम भी क्या करेंगे कि अंदर ये जो गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर चार्ज निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे, इंटीग्रेशन, मतलब समाकलन का यूज करते हैं। तो चलिए हम करेंगे क्या कि देखिए, हम अपनी ये जो स्फीयर है, तो केंद्र से आर डिस्टेंस पे जाकर के हमने गॉसियन सरफेस लिया था, तो यहां से जाकर एक छोटा सा थिकनेस ले लेते हैं। ये मेथड होती है, आप जैसे जैसे प्रॉब्लम बनाओगे तो आपको समझ आ जाता है कि केंद्र से आर डिस्टेंस पे जाकर के एक छोटा सा dr थिकनेस काटना है। इसकी थिकनेस कितनी है, dr, और मान लेते हैं कि इस पे टोटल पे कितना चार्ज है, इस छोटे वाले पे तो dq चार्ज है। ओके, क्या तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, dq, या सबसे पहले ऐसे लिखो, रो इक्वल्स टू dq बटा dv, इतना तो सबको पता है। तो यदि हमें dq चाहिए तो dq इक्वल्स टू रो इंटू dv लिख सकते हैं। चलिए, अब dq इज इक्वल्स टू कितना है, रो, तो रो आपके क्वेश्चन में कितना दिया, रो नॉट इंटू आर। और देखिए वॉल्यूम, आयतन, तो आयतन का कैसे लिख सकते हैं, तो वॉल्यूम कैसे लिख सकते हैं क्या, एरिया गुने लेंथ या एरिया गुने थिकनेस। तो देखिए, तो अगर आर त्रिज्या की गोला है, स्फीयर है, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम तो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बट यहाँ पे आपने किया क्या है, आर डिस्टेंस पे जाके छोटा सा थिकनेस कट किया है, तो हम क्या बोलेंगे, इसका आयतन, इस वाले पार्ट का आयतन गुने थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। आयतन में मीटर स्क्वायर और थिकनेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर क्यूब, मतलब किसमें बदल जाएगी, वॉल्यूम में बदल जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। देखिए 4 पाई आर स्क्वायर है एरिया, और यह क्या है, थिकनेस। और आपको पता है ना कि एरिया को थिकनेस से, चाहे आप क्षेत्रफल को लंबाई से, चौड़ाई से, ऊंचाई किसी भी एक डायमेंशन से गुना कर देंगे तो आयतन में बदल जाएगी। अब यहां से हमको क्या मिल चुका है, dq का फॉर्मूला मिला, रो नॉट 4 पाई, देखिए यहाँ पे r और यहाँ पे r, तो हो गया r क्यूब इंटू डी आर। ओके, तो यह किस पे चार्ज है, यह छोटे वाले स्ट्रिप पे चार्ज है। अब आपको पता करना है कि इस गॉसियन सतह के अंदर कितना चार्ज है, तो टोटल को हम इंटीग्रेट कर देंगे। और इंटीग्रेट कहां करेंगे, तो कहां से कहां, यह आपकी 0 है, और कहां करेंगे, 0 से r तक, तो 0 से, अब इंटीग्रेशन करोगे तो छोटे छोटे चार्ज को इंटीग्रेट करेंगे तो पता चलेगा कि अंदर में कितना चार्ज है। अंदर में कहां, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर, तो q इनसाइड इक्वल्स टू, यह देखिए जो कांस्टेंट है बाहर कर देंगे, 4 पाई रो नॉट, और आर क्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा आर के पावर 4/4, और लिमिट कहां, 0 से, देखिए 0 से स्मॉल आर। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आपने इंटीग्रेट कर लिया। अब इंटीग्रेट करने के बाद देखिए आंसर कितने आने वाला है, तो Q इनसाइड का वैल्यू आ चुका है आपका, देखो 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे, आ रहा है पाई रो नॉट, और ये कितना आ जाएगा, r के पावर 4। यही आपकी चार्ज हो गई। और यदि कोई बच्चा अगर यह मेथड नहीं लगाता तो उसका आंसर आता कैसे, तो पहले वाला मेथड लगाता कि चार्ज इक्वल्स टू, अंदर में कितना चार्ज, आयतन और गुणे इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम लिखता है 4/3 पाई आर क्यूब। और रो का आंसर दिया है क्वेश्चन ने, रो नॉट आर और 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए क्या क्या डिफरेंस आ रही है, थोड़ा सा मैं ही दिखाना चाहते हैं आपको। डिफरेंस आ रही है, वहां से पाई है, ओके, रो नॉट है, सही, और देखिए यहाँ आर है, यहाँ आर क्यूब, तो आर के पावर 4 है, इतना तक तो उसमें भी है, बट आपका अंतर कहाँ आ गया, यहाँ 4/3, और यहाँ पे देखिए केवल 1 है। तो यही गलती हो जाती है कि लोग हड़बड़ में यही मेथड लगा देते हैं, बट यह तब लगाते हैं जब आयतन कांस्टेंट हो। बट यहाँ पे आयतन कांस्टेंट नहीं है, आयतन देखिए बदल रही है। जब आयतन बदलती है तो हमेशा इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। और इंटीग्रेशन लगाने का मेथड क्या होता है कि पहले r डिस्टेंस पे जाएंगे और छोटा सा dr लेंगे, उसके बाद और आगे बढ़ेंगे और तब चार्ज को
कैलकुलेट करते हैं। चलिए तो हमें चार्ज मिल चुका है और डायरेक्ट फॉर्मूले पे जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया आया था 4 पाई आर स्क्वायर, क्यू इनसाइड का वैल्यू है पाई इंटू रो नॉट इंटू आर के पावर 4 बाई एप्सिलॉन नॉट। और क्या क्या कैंसिल होने वाले हैं, तो देखिए पाई से पाई गुजर गए, अब और देखिए यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ आर के पावर 4 है, तो पावर कैंसिल हो जाएंगे 2 से 2। आपका आंसर क्या आने वाला है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया रो नॉट, यहाँ पे आर स्क्वायर बटा 4 और नीचे एप्सिलॉन नॉट। यह इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, स्फीयर के अंदर। ओके, यानी कि रो नॉट आर स्क्वायर बाय 4 पाई 4 एप्सिलॉन, यह है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर के अंदर। चलिए तो यहाँ पे आप क्या क्या समझ सकते हो, देखिए यह कांस्टेंट है, यह कांस्टेंट है, यह कांस्टेंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और यह क्या है पैराबोला का इक्वेशन y बराबर एक्स स्क्वायर, तो पैराबोलिकली क्या होगी, इंक्रीज करेगी। अभी तक जितना क्वेश्चन हमने देखा था उसमें देखते थे कि लिनियरली इंक्रीज करती थी, अब क्या है पैराबोलिकली इंक्रीज कर रही है, पावर 2 हो चुका है। कहाँ, गोले के अंदर। अब पढ़ेंगे गोले के बाहर। गोले के बाहर तो बहुत आसान है, जैसे ही पॉइंट बाहर लोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर टोटल चार्ज क्यों है। रिजल्ट यहाँ लिख देते हैं, तो रिजल्ट आया था रो इंटू आर स्क्वायर बटा 4 एप्सिलॉन नॉट। कहां पर था, यह स्फीयर के अंदर। अब आपको कैलकुलेट करना है कि स्फीयर के बाहर कितना चार्ज, सॉरी स्फीयर के बाहर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हम क्या करने वाले हैं कि फिर से एक फिगर बनाएंगे, और इस बार आपको पॉइंट कहां होनी चाहिए, पी बाहर होनी चाहिए। ओके, अब बाहर है, इसकी रेडियस हम मान लेते हैं कि आर दी हुई है, और आपको यह कैसी है, नॉन कंडक्टिंग, मतलब सभी जगह चार्ज है, पूरे आयतन में चार्ज है। अच्छा, अब आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर, पॉइंट पी पर। तो करना क्या होता है, मेथड क्या है कि मेथड है कि सबसे पहले गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेंगे। चलिए हम लेते हैं इफ द पॉइंट पी इज आउटसाइड, और यदि यह बाहर है इसका मतलब क्या है, ये जो रेडियस है या डिस्टेंस है वह बड़ी होनी चाहिए। किससे, यानी गोले की त्रिज्या से। अगर गोले की त्रिज्या से बड़ी है तो पॉइंट कहां होगी, अब देखिए क्या करना है, गॉस लॉ लगाएंगे, तो साइक्लिक इंटीग्रेशन E डॉट ds इज इक्वल्स टू q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब बताइए गॉसियन सरफेस की त्रिज्या कितनी ली है आपने, r, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एरिया 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो यहाँ पर हमेशा क्या गलती होती है कि ध्यान नहीं होता है कि हम क्यों क्या ले। तो हमेशा ध्यान दीजिए सबसे पहले कि रो क्या है, तो रो दिया हुआ था आपको रो इक्वल्स टू रो नॉट इंटू आर, यानी कि आपका जो रो है यानी सरफेस, सॉरी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आयतन क्षेत्र गुणांक, वह क्या देखने को मिल रहा था कि जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है उसका वैल्यू बढ़ता जा रहा है। तो कभी भी आप ऐसा ना करो, जब भी ऐसे क्वेश्चन है तो इंटीग्रेशन का यूज करके चार्ज निकालिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपके गलती होने के चांसेस काफी ज्यादा और गलती हो जाती है। अब देखिए करने क्या वाले हैं कि हमारा फिर से काम होगा कि क्यू इनसाइड निकालना। क्यू इनसाइड कैसे निकालेंगे, चलिए साइड यहाँ दिख रही हो तो वहां पर देखिएगा, पिछले में जो इसका रिजल्ट था वहां पर आंसर आया था dq इज इक्वल्स टू रो इंटू डीवी, और रो को हमने लिखे थे रो नॉट इंटू आर, और डीवी का वैल्यू आया था 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। सही है। अब हमको dq निकालना हो तो जरा इसको अरेंज कर लीजिए, तो 4 पाई रो नॉट, और देखो r है यहाँ आर स्क्वायर है, तो आर क्यूब इंटू डी आर। अब हमको क्या करना है, टोटल चार्ज निकालना है, कहां, बड़े वाले जो हमारा गॉसियन सरफेस के अंदर। तो इस बार जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कहां से कहां तक करेंगे, ऐसा नहीं कि 0 से r तक कर देना, नहीं। क्यों, क्योंकि इसके बीच में तो चार्ज है नहीं। हम कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे, 0 से लेकर के बड़ी वाली r तक, यहीं तक इंटीग्रेट करेंगे, इसके बाहर आप नहीं जा सकते हो। तो जैसे ही इस पे आप, चलिए ऊपर वाला कोई पॉइंट लेते हैं, यहां तक आपने लिख लिया होगा। तो देखिए यह dq हमको निकालना है, तो dq को यहां रखेंगे इज इक्वल्स टू 4 पाई रो नॉट, सही है, आर क्यूब इंटू डी आर। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे,
और इंटीग्रेशन में बस लिमिट पे ध्यान देना है। बहुत लोग गलती क्या कर देते हैं कि पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसी पे चले जाते हैं और जीरो से लेकर के आर लेते हैं। अगर आप जीरो से आर लेते हैं तो गलत कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जीरो से आर तक नहीं लेंगे। जीरो से आर लेने का मतलब है कि यहाँ तक तो सही है, बट इसके बाहर में कोई चार्ज है क्या? जब चार्ज है ही नहीं तो आप इंटीग्रेट कैसे कर सकते हो? तो सोचना चाहिए कि इसका चार्ज कहाँ तक है। तो इसका चार्ज देखिए जीरो से लेकर के आर तक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कहाँ करेंगे? जीरो से लेकर के कैपिटल आर। तो देखिए डीक्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो निकलेगा क्यू इनसाइड, और यहाँ देखिए 4 पाई रो नॉट, और आर क्यू का इंटीग्रेशन आर के पावर 4/4, और लिमिट कहाँ? जीरो से लेकर के कैपिटल आर। तो देखिए आंसर क्या आएगा? 4 से 4 कैंसिल, तो आएगा सॉरी पाई रो नॉट आर की पावर 4। दिस इज योर क्यू इनसाइड। तो क्या हमें अंदर का चार्ज पता चल चुका है? किसके? गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। अब फिर से फॉर्मूले पे आएंगे, और फॉर्मूला आया था अभी कि E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इनसाइड का वैल्यू यहां से रखेंगे पाई इंटू रो नॉट इंटू आर के पावर 4 बाई एप्सिलॉन नॉट। और देखिए क्या क्या कैंसिल हो जाएंगे, इस पाई से ए पाई गुजर गए, तो आंसर क्या आने वाला है? देखिए आंसर क्या आने वाला है? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू रो नॉट आर के पावर 4 बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। तो इसको देखिए जरा, इस रिजल्ट को, यह कांस्टेंट, यह भी कांस्टेंट, यह भी कांस्टेंट, यह भी कांस्टेंट, वेरिएबल क्या है? आर स्क्वायर। तो यहां से हमें रिजल्ट मिलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। और पिछले वाले जो क्वेश्चंस थे उसमें क्या देखा गया था? देखिए उसका रिजल्ट हमने यहाँ लिखा था, जब हमारा पॉइंट अंदर है तो देखिए आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और बाहर है तो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हम क्या करेंगे? इसको समराइज कर देते हैं, और समराइज करके इसका ग्राफ बना देते हैं, और ग्राफ बनाने के बाद फिर आपसे 2-3 मिनट बातें करेंगे, और आपका यह क्या कर सकते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, मतलब थियोरेटिकली। अब हमको क्या करना होगा? कुछ समय बाद हम न्यूमेरिकली इसको अप्रोच करेंगे कि इस पे कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बोर्ड लेवल वाले जितने मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे वो तो क्लासेस में हम लोग कर ही लेंगे, सारा चीज क्लास में करेंगे, बट यहाँ पर हम आईआईटी लेवल के जितने क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जितने क्वेश्चन है, और जो आपके सोचने का नजरिया चेंज करेगा, तो ऐसे सारे क्वेश्चन को यहाँ पे कर लेंगे। देखिए आपके पास इसका रिजल्ट क्या था? इसका रिजल्ट था कि यही आपकी स्फीयर थी, इस पे चार्ज पूरी तरह पूरे आयतन में बटा हुआ है, जिसकी त्रिज्या r है, और जिसके लिए रो का वैल्यू दिया हुआ है रो नॉट इंटू आर। और आपसे पूछा जा रहा है कि यदि पॉइंट P, तो ऐसा करेंगे कि r इज लेस देन r, इसका मतलब आपका पॉइंट है जो अंदर है, तो उसका रिजल्ट आया था देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू रो इंटू आर स्क्वायर बटा 4 एप्सिलॉन नॉट। और सेकंड केस क्या है? यदि वह पॉइंट बाहर है, यानी कि r इज ग्रेटर देन r, तो देखिए इसका रिजल्ट यहाँ आया है, तो इसको यहाँ लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू रो नॉट इंटू आर के पावर 4 बटा 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। क्या दोनों रिजल्ट हमें पता है? अब मेरा काम है ग्राफ ड्रॉ करना, तो हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं? यहाँ पे आर आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। अब देखिए जरा, यहाँ पे अगर मानते हैं कि रेडियस है कैपिटल आर, और इसके अंदर, तो अगर इसके अंदर मतलब इधर रहेंगे तो इसको बोलते हैं इनर पॉइंट, और इसके बाहर रहेंगे तो ये क्या होगी? आउटर पॉइंट। अब ग्राफ को देखिए जरा, यदि अंदर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन यहाँ है, यहाँ देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉरी पैराबोलिकली है, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आने वाली है। यहाँ चले जाएंगे और थोड़ा बड़ा बना देते हैं, चलिए यहाँ पहुंच गए। स्ट्रेट लाइन नहीं बनाइएगा, पैराबोला बनाइएगा। यहाँ पे आ गए। अब देखिए, अब आप कहाँ चले गए? इस सतह पर। अब सतह के बाहर आएंगे तो यह फॉर्मूला नहीं लगाना है, सतह के बाहर के लिए यह फॉर्मूला है, देखिए 1/r² तो यह घटनी शुरू हो जाएगी, और इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। और यही आपकी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है, किसके रेस्पेक्ट में? डिस्टेंस कहां से? सेंटर से। और इसका अगर कोई मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। जैसे ही यहाँ पुट करोगे आर स्क्वायर, आंसर नीचे पुट करके देखिए
तो जैसे ही यहाँ पे आर स्क्वायर पुट करोगे तो ऊपर आर के पावर 4, नीचे आर स्क्वायर, तो बचेगा फिर से आर स्क्वायर। तो ये आपका ग्राफ हो गया। तो ओके, इस तरह से हमारी एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पूरी तरह से फिनिश हो चुकी है। इसमें हमने जितनी कह सकते हो कि प्रूफ करने वाली चीजें थी सारी प्रूफ कर लिए, ग्राफ भी ड्रॉ कर लिए और प्लेट वाले पे क्वेश्चन भी कर लिए। बोर्ड के लिए रॉड वाला और प्लेट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है कि जैसे गोले सॉलिड स्फीयर के लिए और सॉलिड सिलेंडर के लिए बस आपसे जब भी पूछा जाएगा तो बाहर वाला, और बाहर वाले केसेस में आपको पता है या कभी पूछा जा सकता है अंदर वाला, तो अंदर वाला हमेशा ध्यान दीजिएगा कि यदि कंडक्टर दिख गया तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उसका आंसर 0 आ जाता है। और ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, साथ ही साथ उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं हो सकती। तो ओके ठीक है, ये सारी चीजें आप अच्छे से समझो, क्योंकि इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको सीखने में भी, ऐसी नहीं है, मेहनत तो लगानी पड़ती है। कोई भी अच्छी चीज पाने के लिए मेहनत चाहिए, क्योंकि देखो क्या होता है, हमने देखा है बहुत लोग सोचते हैं कि हम हल्का हल्का पढ़ेंगे तो हल्का हल्का से जिंदगी हल्का हल्का निकलेगी। अगर आप जिंदगी स्मूथ और थोड़ा अच्छा बनाना चाहते हो तो थोड़ा एक बार तो मेहनत करना पड़ेगा। और IIT, नीट या जो भी अच्छे कॉलेज है स्टूडेंट के लिए ही बने, और आप भी स्टूडेंट है, इसका मतलब आपको भी पढ़ के वहां जाना चाहिए। और गवर्नमेंट कॉलेज या कह सकते हैं अच्छे कॉलेज का क्या मजा है, आप जब वहां जाओगे तब पता चलेगा। वहां पे सारे क्रीम बच्चे जाते हैं, क्रीम माइंड के बीच क्रीम ही बनता है। तो हम ऐसा नहीं करते, बस आप कब से शुरू करोगे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट शुरू कर दो और पढ़ना शुरू करो। जब जागोगे तभी से आप पढ़ना शुरू कर सकते हो। काफी मेहनत की जरूरत है, ऐसा नहीं, और कंटिन्यूटी बनाए रखें। बहुत लोगों को देखते क्या है, एक दिन बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, 2-3 दिन छोड़ देते हैं। इससे आपका क्या होता है कि जहां पढ़ लेते वही आपका ग्राफ चला आता है। आराम से 5 घंटे 6 घंटे एवरेज पढ़िए डेली, काफी है। हाँ, जैसे ही पढ़ते रहोगे आपके अंदर खुद मोटिवेशन आना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे चीजें समझ आने लगेगी। और देखिए, इसको रिवीजन करते वक्त क्या ध्यान देना है कि एक टाइप के क्वेश्चन कर लेना है एक ही बार। जैसे जैसे ही हम सिलेंडर में आएंगे तो सिलेंडर तीनों पार्ट कर लेना है। स्फीयर में आएंगे इसलिए हम बोलते हैं कि लगातार ना करो, पार्ट बाय पार्ट। कभी रॉड का कर लिए, फिर कभी हम बैठेंगे तो प्लेट का करेंगे, उसी तरह से जब बैठेंगे तो स्फीयर वाला पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ेंगे, सिलेंडर पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ेंगे। तो ठीक है, इस तरह से एप्लीकेशन पार्ट फिनिश होती है। अब अगले लेक्चर में हम लोग पहुंचेंगे तो अर्थिंग के बारे में और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जानेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू।